गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर राजेश टोकरिया मेरे इस प्यारे से चैनल बायोलॉजी बाय डॉक्टर राजेश में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कल का लेक्चर जो है, जो कि हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो टूल्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे, और लास्ट जो है हमने कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज जो है हम आज टूल्स को खत्म करते हुए आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है उसमें जो स्टेप्स फॉलो होती है आज उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सभी का स्वागत है। और आज का जो लेक्चर है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, क्योंकि आज हम जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है उन सभी को हम वन बाय वन जो है कंसेप्ट में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए, आज अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो क्या डिस्कस किया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस होती है, जहां पर हमने एंजाइम्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एंजाइम क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इनको भी हमने देखा है। इसके अलावा जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं इनको भी हमने कंसेप्ट क्लियर किया है। और साथ ही जो होस्ट है, होस्ट को हम कल जो हमने अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। इन्हीं के बेस पर जो है नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कंसेप्ट को हमको याद रखना है ताकि हमारे क्वेश्चन जो है वो हम सही ढंग से सॉल्व कर पाए। चलिए, आज जो हमारा टारगेट है वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस। तो क्या होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस, कैसे स्टेप फॉलो होती है, और कैसे हमारा जो डिजायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट हमने जो प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट किया था उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे अचीव होगा। तो इन सभी स्टेप्स को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। चलिए, तो हम थोड़ा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि हम इस प्रोसेस को कैसे एक छोटे से पॉइंट में समझ सकते हैं कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते जाएंगे ताकि हमारा जो टारगेट प्रोटीन है, टारगेट प्रोडक्ट है, उसको अचीव कर पाए। चलिए, तो देखिए, आपको पता है कि सबसे पहले हमको डिजायर्ड डीएनए की जरूरत होगी। डिजायर्ड डीएनए क्या होगा? वो डिजायर्ड डीएनए है जिसमें कोई स्पेसिफिक क्वालिटी होती है, जिसमें कोई ऐसा सीक्वेंस होता है डीएनए डीएनए का जिससे कोई हमको डिजायर प्रोडक्ट मिलने वाला है। तो वो डीएनए हमको कहाँ मिलेगा? वो डीएनए हमको मिलेगा सेल में। अब वो सेल चाहे एनिमल सेल हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, या कोई फंजाई हो सकता है, या कोई बैक्टीरियल सेल हो सकती है। तो हमारे पास कितने टाइप की सेल है, आप जहां से चाहो वहां से आप अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी रिसर्च पर, आपकी चॉइस क्या है, उन बातों पर निर्भर करेगा। तो मैंने आपको यहाँ क्या बताया है कि मेरे पास यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर है एक एनिमल सेल, ये क्या है? एक एनिमल सेल है। यहां पर क्या है? आप ये देख रहे हैं, यहां पर एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल की बात हो रही है। यहां पर क्या है? एक फंजाई है, एक फंजाई यूकैरियोटिक सेल होती है। ये क्या है? बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया एक यूकैरियोटिक सेल होता है। तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि एनिमल सेल प्रोकैरियोटिक, एनिमल सेल यूकैरियोटिक होता है, प्लांट सेल भी यूकैरियोटिक होता है, फंजाई भी यूकैरियोटिक होता है, लेकिन यहां पर क्या है? बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, डिजायर्ड जीन है या फॉरेन डीएनए आप बोल सकते हो, वो कहीं भी इन सेल में से हो सकता है। तो सबसे पहले मेरा टारगेट क्या है? किसी भी सेल में से मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, जो उसका जो जीनोमिक डीएनए है उसको क्या करना पड़ेगा? आइसोलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? आइसोलेट करना पड़ेगा मुझे डीएनए को। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने क्या कर लिया है, यहां पर डीएनए को मैंने आइसोलेट कर लिया है। तो ये क्या हो गया? मेरा डीएनए हो गया। तो ये डीएनए हो सकता है एनिमल सेल से लिया हो सकता है प्लांट से लिया हो सकता है फंजाई से लिया हो सकता है बैक्टीरिया से लिया हो। तो कुल मिला के मैंने क्या किया? आइसोलेट किया डीएनए को। मैंने क्या किया? डीएनए का आइसोलेशन कर दिया। मैंने क्या कर दिया? आइसोलेशन किया। तो आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक, जीनोमिक डीएनए। तो मैंने क्या किया? आइसोलेशन किया जीनोमिक डीएनए का। मैंने क्या किया? जीनोमिक डीएनए का आइसोलेशन किया। और जीनोमिक डीएनए के आइसोलेशन करने के बाद आप देख रहे हैं ये है मेरा जीनोमिक डीएनए। इसको मैं अच्छे से और मेंशन कर देता हूं, जीनोमिक डीएनए। ये क्या है? जीनोमिक डीएनए है। अब मुझे क्या लगने वाला है? अब मुझे इस जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो डीएनए जो जीनोमिक डीएनए है उसको फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करना है, तो मुझे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प लगेगी। अब मुझे क्या करना है? इस डीएनए के क्या करना है? फ्रेगमेंट्स बनाना है। क्या बनाना है? फ्रेगमेंट्स बनाना है। तो इस फ्रेगमेंट्स बनाने के लिए मुझे किसकी हेल्प लगेगी? तो मुझे रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम्स की हेल्प लगेगी। तो जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूं, इस जीनोमिक डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो आप देख रहे हैं ये रेड कलर का जो जीनोमिक डीएनए है उस पर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज किया, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उन फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो फ्रेगमेंट है, ये फ्रेगमेंट में क्या है, कोई लार्ज साइज का मॉलिक्यूल है, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट है, कोई जो है और मीडियम साइज का फ्रेगमेंट है। तो अब मुझे क्या करना है कि इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है। इन फ्रेगमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। कैसे सेपरेट करूंगा कि लार्ज साइज वाले फ्रेगमेंट अलग हो जाए, स्मॉल साइज वाले अलग हो जाए और मीडियम साइज वाले फ्रेगमेंट अलग हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए आप मैंने थर्ड स्टेप अप्लाई की, जिसका नाम क्या है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है थर्ड स्टेप, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक टेक्निक है। तो पहली स्टेप में मैंने आइसोलेशन किया, दूसरी स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूटिलाइज किया और डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इन फ्रेगमेंट को मुझे सेपरेट करना है, तो थर्ड स्टेप में अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूटिलाइज करूंगा। तो मैं आपको बता दूं, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप, साइज एंड चार्ज। क्या आपको ये बात समझ में आई? डीएनए को साइज और चार्ज के बेस पर अलग करना क्या कहलाता है, अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर एक यूनिट है जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इस यूनिट में प्रिपेयर किया जाता है जेल, अगारोस जेल जो प्रिपेयर किया जाता है। और अगारोस जेल में क्या होते हैं, हम वेल बनाते हैं और वेल के अंदर क्या करते हैं, डीएनए को लोड कर देते हैं। और डीएनए पर आपको नेगेटिव चार्ज पता है, डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये नेगेटिव चार्ज डीएनए जो होता है, ये नेगेटिव चार्ज जो डीएनए होता है उसको माइनस कैथोड जो होता है उसकी तरफ अप्लाई किया जाता है। तो वो क्या करेगा, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। किधर माइग्रेशन करेगा, एनोड की तरफ माइग्रेशन करेगा। तो जिससे क्या होगा कि जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होगा वो जल्दी से इस एंड पर आ जाएगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट इस एंड पर आ जाएगा, मीडियम साइज मिडिल में रह जाएगा और लार्ज फ्रेगमेंट जो है पीछे रह जाएगा। तो इस तरह से हम डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। देन उसके बाद करें, ये हमारे पास क्या आ गया, अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट आ गए। लार्ज साइज के जो फ्रेगमेंट थे वो अलग हो गए, ये लार्ज साइज के फ्रेगमेंट जो हैं वो अलग हो गए। ये हमारे पास स्मॉल साइज के फ्रेगमेंट थे, ये मीडियम साइज के फ्रेगमेंट थे। तो इस टाइप से हमने क्या किया, सभी फ्रेगमेंट्स को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। देन इसके बाद क्या किया हमने, हमने क्या कर लिया, हमारा जो टारगेट डीएनए था, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उसके सेगमेंट को हमने अचीव कर लिया। कोई स्मॉल का है, कोई लार्ज साइज का है। तो हमने हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हमारे किस टाइप का जो जीन है वो चाहिए। अब उसके हमको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए। नंबर ऑफ कॉपीज क्यों चाहिए, ताकि हमको प्रोडक्शन ज्यादा मिले। हमारे पास जितने ज्यादा जीन होंगे उससे ज्यादा एमआरएनए बनाएंगे, उससे ज्यादा प्रोटीन बनाएंगे। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, इस जीन का, सपोज कीजिए ये मेरा कोई सिंगल जीन है, इस जीन की मुझे मिलियंस ऑफ कॉपी चाहिए, मुझे हजारों लाखों में कॉपियां चाहिए। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया की सेल में होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी एक लिमिट होती है। इसलिए मुझे ये मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस, जिसमें मुझे हजारों से लाखों में मिलियन कॉपीज चाहिए मुझे डिजायर डीएनए की, तो मुझे एक मशीन का यूज करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम क्या, पीसीआर। क्या कहते हैं हम उसको, पीसीआर कहते हैं। तो ये क्या है, पीसीआर है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। तो ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करने वाली एक इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, जिसका यूटिलाइज आज मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा हो रहा है, फोरेंसिक साइंस में सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इस पीसीआर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मिलियंस ऑफ कॉपी हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो आपको यह कंसेप्ट समझ में आया होगा कि सबसे पहले हमने सेल से जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट किया, ये पहला स्टेप रहा। दूसरे में हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से उसको फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। इन फ्रेगमेंट में मीडियम साइज के, स्मॉल साइज के, लार्ज साइज के सेगमेंट थे, इनको हमने अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट किया। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज और चार्ज के बीच पे डीएनए को अलग किया जाता है। और इसके बाद हमारा जो टारगेट, जो अचीवमेंट आया है, हमारा जो फ्रेगमेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट आया है, इसकी मुझे मिलियंस ऑफ कॉपी चाहिए। तो मैंने क्या अप्लाई करवाया, पीसीआर मशीन में इसको रन कराया। तो पीसीआर मशीन क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, जिससे हम
हम थाउजेंड टू मिलियन कॉपीज ऑफ जो जीन ऑफ इंटरेस्ट की क्या कर सकते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ मिलियन, कुछ सेकंड्स के अंदर या कुछ आवर्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो एक फास्ट मेथड है। इसके बाद क्या करेंगे कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो हमको मिल चुका है। ये क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये उसकी क्या मिल चुकी है हमको, बहुत सारी कॉपीज मिल चुकी है। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसकी हमको क्या मिल चुकी है, कॉपीज मिल चुकी है। अब मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करूंगा, प्लाज्मिड में जोड़ दूंगा। इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या करूंगा, प्लाज्मिड में जोड़ूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, आरडीएनए मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपको बेसिक कंसेप्ट पता है कि कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। तो आप प्लाज्मिड को और डीएनए को, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको सेफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और लाइगेज एंजाइम की हेल्प से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद ये जो प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड से हमको क्या मिलने वाला है, क्योंकि इस प्लाज्मिड में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट यहां पर है और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट से मुझे मिलना है कोई प्रोटीन या कोई डिजायर प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट मुझे तब मिलेगा जब इस प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगा, इस प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगा, एक बैक्टीरिया की सेल के अंदर इंसर्ट करवा दूंगा। तो मैं अभी क्या करने वाला हूं, इस प्लाज्मिड को मैं क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। इस बैक्टीरिया के अंदर क्या करने वाला हूं, मैं ट्रांसफर करने वाला हूं। तो ये बैक्टीरिया के अंदर मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या कर दिया, मैंने ट्रांसफॉर्म करवा दिया। ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस कैसी होती है मैंने आपको बताया है। तो इस बैक्टीरिया के अंदर मैंने क्या कर दिया, इस जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले प्लाज्मिड को क्या कर दिया, इंसर्ट करवा दिया। तो ये क्या है, ये हमारा बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा जब इसको न्यूट्रन कंडीशन मिलेगी। तो ये क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया में इसको हमने क्या करवा दिया, ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया। अब मुझे इससे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन लेना है तो मुझे यूज करना पड़ेगा किसका, बायो रिएक्टर का। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या है, बायो रिएक्टर है। ये क्या है, बायो रिएक्टर है। ये बायो रिएक्टर क्या होता है, बायो रिएक्टर क्या होता है, बायो रिएक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, बायो रिएक्टर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से इन्वायरमेंटल कंडीशन को मेंटेन रखा जाता है, स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। और इसके अलावा किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जितने भी पैरामीटर चाहिए, लाइक पीएच की बात करें, न्यूट्रेंट की बात करें, या हम ऑस्मोलिटी की बात करें, या पर इसके अलावा हम टेम्परेचर की बात करें, ये सभी चीजें क्या होती है, यहाँ पर मेंटेन की जाती है। और इससे क्या होगा, बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनने वाला है उनकी बॉडी के अंदर, वो हमको लार्ज क्वांटिटी में हमको मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये क्या कर देंगे, हम बायो रिएक्टर का यूज करेंगे। ये बोल सकते हैं, हम इसको फर्मेंटर भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, फर्मेंटर। ये क्या है, फर्मेंटर है, ये बायो रिएक्टर है। इनका यूटिलाइज करके हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा, वो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इसके साथ में हमारा जो डिजायर प्रोटीन होगा, प्रोडक्ट होगा, वो हमको मिलेगा। इसके साथ इसमें कुछ इंप्यूरिटीज होगी, लाइक वेस्ट होगा, डेड सेल्स होगी, वो उनको हमको क्या करना है, यहाँ पर मोस्ट ऑफ मिक्सचर होगा। मिक्सचर किसका होगा, हमारे प्रोडक्ट का, प्रोटीन प्रोडक्ट का मिक्सचर होगा, डेड सेल का होगा, उनके वेस्ट का होगा, मीडिया भी हो सकता है, तो ये कल्चर मीडिया भी हो सकता है। तो ये सब क्या होगा, मिक्सअप में हमको मिलेगा। इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना पड़ेगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमको मिक्सचर यहां पर मिलेगा, उस मिक्सचर से हमको हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट वाले से बनने वाला जो डिजायर प्रोटीन है, उसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो डाउन स्ट्रीम की जो प्रोसेस होती है, डाउन स्ट्रीम की प्रोसेस में आपको दो चीजें फॉलो करना होती है। पहली स्टेप क्या होती है, इसमें आपको एक्सट्रैक्शन करना होता है, एक्सट्रैक्शन करना होता है। और दूसरा क्या करना होता है, प्यूरिफिकेशन करना होता है, प्यूरिफिकेशन करना होता है। तो आपका जो मटेरियल आपको मिला है उसके साथ अनवांटेड चीजें भी हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की ये प्रोसेस है जहां पर हमने डीएनए को आइसोलेट किया, फिर उनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से फ्रेगमेंट में कन्वर्ट किया, फिर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाई। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाने के बाद हमने उसका पीसीआर में रन करवाया, जिससे मिलियंस ऑफ कॉपी मिल गई। इसके अलावा हमने उसको क्या करवाया, उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करवाया। बैक्टीरिया को फिर हमने फर्मेंटर में रखा, जहां पर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड की। ऑप्टिमम कंडीशन मिलने के कारण वहां पर हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिला, और उस प्रोडक्ट का हमने क्या किया, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कर दी। और डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से हमको क्या मिलेगा, हमारा जो
प्योर फॉर्म में मिलने वाला प्रोडक्ट है वो हमको अचीव मिलेगा। और उसके लिए हमको दो मेथड का यूज करना पड़ेगा, एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अब इन्हीं प्रोसेस को हम वन बाय वन जो है समझने वाले हैं। चले तो देखिए अभी क्या होगा प्रोसेस में। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने आइसोलेशन किया। किसका आइसोलेशन किया? जीनोमिक डीएनए का। तो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए ये हमारी पहली स्टेप थी, जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। दूसरी बात, हमने जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट, डीएनए को हमको स्पेसिफिक साइट से कट करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करना पड़ेगा। किनका यूज करना पड़ेगा? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। ये हमको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जो स्पेसिफिक साइट से डीएनए को क्या कर देते हैं? कट कर देंगे। अब जब डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगे? डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे? अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? सेपरेशन करेंगे। तो डीएनए को सेपरेट किस बेस पर करेंगे? तो ये क्या करती है, ये टेक्निक क्या करेगी? ये टेक्निक क्या करेगी? सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट। ये डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेगी? सेपरेट करेगी ऑन द बेस ऑफ, किसके बेस पर? चार्ज के बेस पर। और दूसरा किसके बेस पर? साइज के बेस पर। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। देन हमको नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए है जिसकी हमको फ्रेगमेंट मिल चुका है उसकी हमको मिलियंस कॉपी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा, नंबर को बढ़ाना पड़ेगा। और एम्प्लीफिकेशन को किया जाता है, नंबर ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट की नंबर कॉपीज चाहिए तो आपको पीसीआर करवाना पड़ेगा। तो पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। पीसीआर क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है जिसकी हेल्प से हम मिलियन ऑफ कॉपीज क्या करते हैं? अचीव कर सकते हैं। देन हम क्या करेंगे? हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन करवाएंगे। रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन कैसे होगा? जब प्लाज्मिड के साथ अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से। तो हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया, लाइगेज एंजाइम की हेल्प से हम क्या कर देंगे? उसको जोड़ देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, जो कि हमने अभी इस टाइप से देखा था कि ये हमारा प्लाज्मिड था और इस प्लाज्मिड के हमने क्या कर दिया? रेड कलर वाला हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई? ये हमारा क्या था? आरडीएनए था। तो कुल मिला के ये स्टेप भी आपको समझ में आ गई। देन ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट का मतलब ये है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इस प्लाज्मिड के अंदर है उससे मिलने वाला प्रोडक्ट हमको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए। और लार्ज क्वांटिटी में हमको ऑब्टेन करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी? बायोरिएक्टर की, और या हम बोल सकते हैं फर्मेंटर की। तो बायोरिएक्टर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमको बना के देगा लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट, और इसमें हर चीज जो होगी क्या होगी? मेंटेन होगी। वो हमको याद रखना है। और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें कई सारी इंप्यूरिटीज रहेगी, वेस्ट रहेगा, डेड सेल रहेगी, कल्चर मीडिया रहेगा। तो हमको हमारा डिजायर प्रोडक्ट जो है वहां से सेपरेट करना पड़ेगा। तो सेपरेट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करना है। डाउन स्ट्रीम का मतलब हुआ कि इन प्रोसेस के बाद के सबसे लास्ट स्टेप, जहां पर ये डाउन स्ट्रीम क्या होती है? लास्ट स्टेप होती है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? क्या कहा हमने? डाउन स्ट्रीम कहा। तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होगा? लास्ट प्रोसेस, जिसमें हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और प्यूरिफाई करेंगे, तब जाके हमारा चॉइस ऑफ जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? अचीव होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से डीएनए, रेकॉम्बिनेंट डीएनए की जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस फॉलो की जाती है। तो यहां से आपको क्या रखना है? यहां आपको स्टेप्स को याद रखना है। नीट की एग्जाम में हो सकता है कि वो स्टेप्स बना के दे आपको, और करेक्ट ऑप्शन में वो क्या कर दे? मिस कर दे, कि कौन सीक्वेंस हो सकता है वो चेंज कर दे। तो आपको क्या करना है? सीक्वेंस को फॉलो करना है ताकि आपका जो आंसर है वो सही चले। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? पहली स्टेप की। सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। देखिए ये लेक्चर जो है थोड़ा लार्ज होने वाला है, क्योंकि आपको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की स्टेप बाय प्रोसेस, जितनी भी स्टेप है हमारे पास, टोटल कितनी स्टेप है? 7 स्टेप है। ये 7 स्टेप हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। और आई होप आपको ये समझ में आएगा और आपको बेहतरीन तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो प्रोसेस है वो समझ में आएगी। चलिए अब बात करते हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। चलिए
ऑलरेडी मैंने बता दिया है जीनोमिक डीएनए को आइसोलेट कहां से करेंगे, सेल से करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया है कि मेरे पास कोई अलग अलग सेल है, तो इन सभी सेल में से नहीं लेना है, लेकिन किसी एक ही सेल में से लेना है। यदि आप प्लांट की रिसर्च कर रहे हैं तो प्लांट सेल को लेंगे, एनिमल की रिसर्च कर रहे हैं तो एनिमल सेल से लेंगे, ईस्ट से कर रहे हैं तो ईस्ट से लेंगे, या बैक्टीरिया से लेंगे। अब किसी एक सेल में से डीएनए को आइसोलेट करना है। तो यहां पर मैंने सभी सेल के बारे में बताया है। ये एनिमल सेल के बारे में बता रहा है, ये प्लांट सेल है, ये ईस्ट है, और ये किसकी बात कर रहा है, बैक्टीरिया की बात कर रहा है। ये बैक्टीरिया है हमारा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मुझे क्या करना है, इन सेल में से किसी एक में से भी क्या करना है, मुझे डीएनए को आइसोलेट करना है। तो मुझे डीएनए को आइसोलेट करने के लिए आपको क्या एंजाइम्स यूज करना पड़ेंगी, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि प्लांट सेल जो होती है एक यूकैरियोटिक सेल है, और जो एनिमल सेल है वो भी यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन आपको अंतर पता होगा कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। साथ ही हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट में भी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है। तो सबसे पहले हमको डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इस सेल वॉल जो बैरियर का काम करता है, इस बैरियर को हमको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तभी जाके इसके न्यूक्लियस के अंदर, साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियस में जो बैठा हुआ डीएनए है वो हमको अचीव कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो यदि आप प्लांट की सेल को यूटिलाइज कर रहे हैं तो प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज की बनी है। तो हमको कौन सा एंजाइम लगेगा, सेलुलेज नाम का एंजाइम यूज होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सेल लाइसिस बाय एंजाइम्स। इन सेल को क्या करेंगे, लाइसिस करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। सेल लाइसिस का मतलब यहां पर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन। सेल को क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा सेल को ब्रेक डाउन करने से, तो हमको सबसे पहली बात तो हमारा डीएनए मिलेगा। लेकिन हमको डीएनए को तभी मिल पाएगा जब हम इनको ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करने के लिए यदि मान लो वो प्लांट सेल है, यदि कौन सी सेल है, यदि प्लांट सेल है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल की सेल वाल किसकी बनती है, सेलुलोज की बनती है। तो प्लांट सेल की सेल वाल को ब्रेक डाउन करने के लिए हमको क्या लगेगा, सेल्यूलोज नाम का एंजाइम लगेगा। क्या यूटिलाइज होने वाला है, सेल्यूलोज एंजाइम हमको लगने वाला है, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, सेल्यूलोज नाम के एंजाइम की हेल्प से हम क्या करेंगे, प्लांट सेल की सेल वॉल को ब्रेक कर सकते हैं। आसानी से क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, तो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करने वाला कौन है, सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करने वाला सेलुलेज नाम का एंजाइम है। सेलुलेज नाम का एंजाइम, ये क्या है, सेलुलेज है। मैं अच्छे से इसको क्लीन करके और लिख देता हूं, ये क्या है, सेल्यूलेज है, सेल्यूलेज एंजाइम। चलिए, दूसरा, यदि वो एनिमल सेल हुआ, सॉरी, यदि वो ईस्ट सेल हुआ, ईस्ट है, ईस्ट सेल है, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में जो होती है फंजाई है एक तरह की, उसकी सेल वॉल काइटिन की बनती है। तो हमको क्या लगने वाला है, काइटिनेज नाम का एंजाइम लगेगा। क्या लगेगा, काइटिनेज नाम का एंजाइम लगेगा। काइटिनेज नाम का एंजाइम क्या करेगा, काइटिन की सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देगा। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, कैसी सेल है हमारे पास, कोई बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया की सेल आपको पता है पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है। किसकी बनती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनती है। तो इसके लिए हमको लाइसोजाइम नाम का एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। कौन, लाइसोजाइम की रिक्वायरमेंट होगी, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो हैगा क्या है, हमारा एंजाइम है, और इसकी हेल्प से हम उसकी सेल वॉल को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जनरली यहां पर एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए इनका यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं विद अदर प्रोटीन एंड, जैसे लाइपेज प्रोटीन की बात करें, हम प्रोटीएस प्रोटीन की बात करें, इनसे हम आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको सेल लाइसिस की प्रोसेस समझ में आई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही आपने इन सभी सेल को एक टेस्ट ट्यूब में रखा, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सभी सारे क्या थे, एंजाइम्स थे। ये टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, इन टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या था, ये एंजाइम थे। ये आपको याद रखना है। दूसरी बात अब हम क्या फॉलो करेंगे, दूसरी बात अब हम फॉलो क्या करने वाले हैं कि अब इन सेल्स को हमने ब्रेक डाउन कर दिया। अब इस सेल के ब्रेकडाउन से सेल वॉल तो रप्चर हो गई, सेल मेम्ब्रेन भी रप्चर हो गई, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म में, इसके न्यूक्लियस में हमारा जो डीएनए था, उसके साथ साथ
कुछ अनवांटेड चीजें भी हैं, जैसे प्रोटीन है, आरएनए है, लिपिड है, ये भी उसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। हमको इन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको केवल किसको आइसोलेट करना है, डीएनए को। तो अब हम क्या करेंगे, इन सेल्स का जो फ्रेगमेंट आए हैं, इन सेल के मटेरियल को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे एक ऐसे सोल्यूशन के अंदर जहां पर हम प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाए, जहां पर हम आरएनए को डाइजेस्ट कर पाए, जहां पर हम कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर पाए, जहां पर हम लिपिड को डाइजेस्ट कर पाए। लेकिन हम केवल किसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, डीएनए को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, यहां पर भी हमारे पास क्या होगा, ऐसा एंजाइम का सॉल्यूशन होगा, ऐसा एंजाइम का सॉल्यूशन होगा जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो हमको अचीव करना है उनको आइसोलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो सेल होगी, उस सेल के अंदर क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन होगा। क्या होगा, प्रोटीन होगा। क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। क्या होगा, लिपिड होगा, लिपिड होगा। क्या होगा, आरएनए होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अलग एंजाइम यूज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको क्या लगेगा, प्रोटीएज नाम का एंजाइम लगेगा, प्रोटीएज नाम का एंजाइम लगेगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेज नाम का एंजाइम लगेगा, कार्बोहाइड्रेजेज नाम का एंजाइम लगेगा। इसके अलावा हमको क्या लगने वाला है, लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले लाइपेज एंजाइम की हेल्प लगेगी। आरएनए को ब्रेक डाउन करने के लिए आरएनएज नाम के एंजाइम की रिक्वायरमेंट होगी। यहां पर डीएनए को डिग्रेड नहीं किया जाएगा, क्योंकि डीएनए को हमको क्या करना है, डीएनए को हमको आइसोलेट करना है। अब ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो हमने क्या किया, पहले सेल को लाइसिस किया, और उसके बाद हमने क्या किया, एंजाइम के मिक्सचर में उसको ऐड किया, ताकि हमको जो हमारा अनवांटेड जो चीजें हैं वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहां पर क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं चिल्ड इथेनॉल। क्या करेंगे, चिल्ड इथेनॉल जो है, इथेनॉल जो है वो ऐड करने वाले हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस मिक्सचर के अंदर जब हमने डाइजेस्ट कर दिया तो हमने डाल दिया चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल क्या करता है, चिल्ड इथेनॉल जो है, जब चिल्ड इथेनॉल को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जाएगा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेगा, तो ध्यान रखना चिल्ड इथेनॉल में जो डीएनए होता है वो इनसॉल्युबल होता है, और डीएनए जो होता है एक थ्रेड फाइबर के फॉर्म में हमको दिखाई देता है। तो आप देख रहे हैं ये टेस्ट ट्यूब है, और इसके आसपास आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये थ्रेड फाइबर जो है आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, फाइबर्स हैं। ये क्या है, फाइबर्स हैं, फाइबर्स ऑफ डीएनए। ये डीएनए के क्या है, फाइबर्स है। तो जैसे ही आपने चिल्ड इथेनॉल ऐड किया, तो चिल्ड इथेनॉल ऐड करने से आपके जो डीएनए के फाइबर हैं वो हमको दिखने लग गए इथेनॉल के अंदर। अब हमको क्या करना है, इन फाइबर को निकालना है। हमको क्या करना पड़ेगा, इन फाइबर को निकालना है। तो फाइबर को निकालने के लिए हम नई प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिसको कहते हैं स्पूलिंग। क्या कहेंगे, स्पूलिंग। और यहां पर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ये जो है आपको याद रखना है, किस बेस पर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। चिल्ड इथेनॉल में डीएनए जो होता है इनसॉल्युबल होता है, फाइबर के फॉर्म में दिखाई देता है, इसलिए हम चिल्ड इथेनॉल यूज करते हैं। लेकिन जब इथेनॉल डालने के बाद हमको डीएनए दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, स्पूलिंग करेंगे। स्पूलिंग का मतलब क्या होता है, स्पूलिंग का मतलब होता है कि ग्लास की रोड की हेल्प से जो डीएनए हमको फाइबर के फॉर्म में दिख रहा है, उसको क्या करना, उसको रोटेट करके, ग्लास की जो रोड होगी उसको रोटेट करके हम क्या करेंगे, उस डीएनए को हम बाहर निकाल लेंगे। तो आप देख रहे हैं डायग्राम में, आप डायग्राम में यहां पर देख रहे होंगे कि ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ग्लास की रोड है, और ग्लास की रोड में से हम क्या कर रहे हैं, उसको रोटेट कर रहे हैं। रोटेट करने से क्या होगा, हमारा जो फाइबर होगा डीएनए का वो क्या हो जाएगा, वो सेपरेट हो जाएगा। हम उस टेस्ट ट्यूब से क्या करेंगे, इथेनॉल से क्या कर लेंगे, डीएनए को सेपरेट कर लेंगे, और देन उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वायल है, ये वायल है, ये जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, फॉर स्टोरेज, फॉर यूज। बात को आपको समझ में आ रही होगी। मैंने यहाँ आपको फाइबर जो है व्हाइट फॉर्म में बताए हैं, आपको मैंने यहाँ इस वायल में रेड कलर में बताया है। ध्यान रखना है आपको कि मैं केवल इस डायग्राम में डीएनए को आपको रेड कलर से बता रहा हूं, केवल समझाने के लिए। रेड कलर का डीएनए नहीं होता है, डीएनए आपको मैंने बताया व्हाइट फाइबर में है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि इस वायल के अंदर जो मैंने स्पूलिंग किया था, स्पूलिंग का मतलब समझ में आ गया, सेपरेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ डीएनए।
कलेक्शन ऑफ फाइबर डीएनए विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। और इस ग्लास रोड से जैसे हेल्प किया मैंने, तो क्या किया, वायल्स के अंदर उसको स्टोर कर लिया ताकि हम फ्यूचर के लिए उसको क्या कर सकें, यूज कर लिए। तो अभी हमारे पास ये रेड कलर का डीएनए आया, जबकि आपको कंसीडर करना है ये व्हाइट फाइबर है। तो क्या आपको पहली स्टेप समझ में आई? पहली स्टेप समझ में आई जहां पर हमने डीएनए का क्या किया, आइसोलेशन किया। डीएनए का आइसोलेशन करने के लिए हमने अलग जो है टाइप के एंजाइम्स का यूटिलाइज किया, और जिसकी हेल्प से हमने क्या कर लिया, उसको स्टोर कर लिया। अब दूसरी बात ये देखना है कि हमने जब डीएनए को आइसोलेट कर लिया है, तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, प्योर जेनेमिक डीएनए आ चुका है, जीनोमिक डीएनए आ चुका है। अब इस जीनोमिक डीएनए का ये हमारे पास क्या है, प्योर डीएनए। जो हमने अभी टेस्ट ट्यूब के अंदर सेपरेट किया है, ये हमारे पास क्या है, प्योर डीएनए है। और इस प्योर डीएनए को हमको अब क्या करना पड़ेगा, फर्दर स्टेप में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो इस प्योर डीएनए का हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन करेंगे। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब हमारी सेकंड स्टेप क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम क्या करेंगे, डीएनए को फ्रेगमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए हमको क्या लगने वाला है, इसके लिए हमको लगने वाला है क्या, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन किसकी हेल्प से होगा, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस नाम के एंजाइम की हेल्प से हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आया। चले, अब रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस की हेल्प से हमने क्या किया, उस पर्टिकुलर जीनोमिक जो डीएनए था उसको हमने फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स आ चुके हैं, ये हमारे क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट्स है। तो आपको पता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टूल्स के फॉर्म में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आपके पास कोई जीनोमिक डीएनए है, ये आपके पास क्या है, जीनोमिक डीएनए है। तो जीनोमिक डीएनए को आप क्या कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, आप फ्रेगमेंट में क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या है, फ्रेगमेंट्स है, ये फ्रेगमेंट्स में आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आपको ये समझ में आया, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, कि रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन मतलब जो आपने आइसोलेट किया है डीएनए को, आइसोलेटेड डीएनए जो किया है आपने, डाइजेस्ट कर रहे हैं विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किसकी हेल्प से, रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से आप क्या कर रहे हैं, उनको डाइजेस्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट कर रहे हैं स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर। जो लार्ज डीएनए था उसको हमने फ्रेगमेंट में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। सो द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या कर रहा है, कट कर रहा है डीएनए को, कट डीएनए एट स्पेसिफिक, क्या कहेंगे, क्या कर रहा है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए को क्या कर रहा है, कट एट स्पेसिफिक साइट। स्पेसिफिक साइट से वो क्या कर रहा है, कट कर रहा है। हैंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। इसको क्या कहेंगे, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहेंगे। तो आई होप ये सेकंड स्टेप भी आपको समझ में आ गई होगी, जहां पर हमने रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का यूज करके हमने क्या कर दिया, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बना दिए हैं। ये ऑलरेडी हम कहां पर, पहली ही स्लाइड में जहां पर मैंने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू समझाया है, वो जो सेकंड स्टेप थी वो आपको अब बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। चलिए, ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है जहां पर हम टारगेट प्रोटीन को अचीव कर रहे हैं। ये प्रोसेस बहुत सेंसिटिव है और इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो फॉलो होती है उसको हमको क्या करना पड़ता है, वो इस सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करना पड़ता है, ताकि तब जाके हमारा जो टारगेट अचीवमेंट है वो हमको मिल सके। चलिए, अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। तो अब हमारे पास क्या है, ये डीएनए के फ्रेगमेंट है, ये हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है। ये हमारे पास क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट है। ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को मैं क्या करना है, शेप और चार्ज के बेस पर अलग करना है। कोई स्मॉल साइज का है, कोई लार्ज साइज का है, कोई मीडियम साइज का है। तो मुझे क्या करना है कि इस फ्रेगमेंट को अलग करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक
एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से डीएनए को सेपरेट करने वाले हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि डीएनए पर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप देखेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये है अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है, जहां पर हम क्या करेंगे, एक यहां पर देख रहे होंगे कि यहां पर क्या किया गया है, एक जेल रखा गया है। इस जेल का नाम क्या है? अगारोज। अगारोज जेल, इसका नाम क्या है? अगारोज जेल है, जिसको सीवीड से आइसोलेट किया गया है। तो इस अगारोज जेल को मैं झूम करके आपको बताऊं तो ये मेरे पास क्या है? अगारोज जेल है। ये क्या है मेरे पास? ये है अगारोज। तो अगारोज जो जेल होता है, अगारोज जो जेल होता है, अगारोज जेल के अंदर हम क्या करते हैं? अगारोज जेल, इस अगारोज जेल के अंदर हमने क्या किया, अगारोज जेल के अंदर हमने क्या किया, यहां पर बना दिए हैं वेल। वेल का मतलब होता है छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं, जहां पर डीएनए को हमको ऐड करना है, डालना है, ताकि डीएनए उनके शेप और चार्ज के बेस पर क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए। तो यहां पर क्या करते हैं, इस जेल को इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरह रखा जाता है कि, किस तरह रखा जाएगा कि जो कैथोड होता है, जिसको हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं, और एक तरफ होता है एनोड। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए को कहां लोड किया जाता है, डीएनए को कहां डाला जाता है, डीएनए को कहां ऐड किया जाता है, तो वो हमेशा कैथोड पर ऐड किया जाता है। तो आप देख रहे हैं ये डीएनए मैंने क्या किया, माइक्रोपिपेट है। ये क्या है? माइक्रो पिपेट है। इस माइक्रो पिपेट की हेल्प से मैं क्या कर रहा हूं, डीएनए को लिया। तो ये डीएनए के फ्रेगमेंट का जो सैंपल था मेरी वायल के अंदर था। इस वायल के अंदर मेरे क्या था, फ्रेगमेंट थे। इन फ्रेगमेंट को मैंने क्या किया, माइक्रो पिपेट की हेल्प से ले लिया, और माइक्रो पिपेट की हेल्प से मैंने डीएनए को कहां डाल दिया, इन वेल के अंदर डाल दिया। वो ये वेल कहां पर बनाए गए, कैथोड पर बनाए गए, माइनस चार्ज की तरफ बनाए गए। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं वो कैथोड मतलब माइनस चार्ज की तरफ ऐड क्यों किया है, क्योंकि डीएनए पर भी नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये माइनस माइनस क्या करेगा, रिफ्लेक्शन करेगा, माइनस चार्ज माइनस को धकाएगा, भगाएगा, ताकि ये क्या हो, आगे बढ़े, और पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो चार्ज के कारण सेपरेशन हो रहा है, इसलिए हमने इसको सेपरेटिंग कहा, चार्ज के बेस पर सेपरेट हो रहा है। और जितना छोटा डीएनए होगा वो जल्दी से क्या करेगा, इसके अंदर जो पोर्स होंगे, ये जेल इसलिए बनाया गया है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वो जेल में से क्या होगा, जो डीएनए जो छोटा होगा वो जल्दी से कहां आ जाएगा, जो छोटा डीएनए होगा, जो स्मॉल फ्रेगमेंट होगा वो जल्दी आ जाएगा, जो लार्ज फ्रेगमेंट होगा अंदर रह जाएगा, उससे लार्ज, उससे लार्ज, और उससे लार्ज। तो इस टाइप से क्या होगा, जो डीएनए का सेपरेशन है चार्ज और साइज के बेस पर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये रेड कलर वाला मैंने यहां पर ऐड किया था, रेड कलर वाला जो हमारा डीएनए था वो यहां पर ऐड किया था। ये कोई अदर ए पर्सन का हो सकता है, ये कोई बी पर्सन का हो सकता है, और मैंने जो मेरा था टारगेट डीएनए वो मैंने यहां पर ऐड किया है। तो इस तरह से ये स्मॉल फ्रेगमेंट यहां पर आ गया और लार्ज फ्रेगमेंट यहां पर आ गया। हो सकता है कि कोई मीडियम साइज का फ्रेगमेंट और भी यहां रहा हो, कोई स्मॉल फ्रेगमेंट यहां पर भी रहा हो, या हो सकता है कोई सबसे छोटा फ्रेगमेंट यहां पर भी रहा हो। तो आपको यह बात समझ में आ गई कि अगारोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक ही टारगेट है, डीएनए को सेपरेट करना है चार्ज के बेस पर, उसके साइज पर बेस है। जितना छोटा होगा जल्दी भागकर आगे आएगा, जितना बड़ा होगा वो पीछे रह जाएगा, स्लो मूवमेंट करेगा। और इस तरह से हम डीएनए को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। दूसरी बात, अब ये डीएनए कहां है, ये डीएनए है जेल के अंदर। ये डीएनए कहां है, अगारोज जेल के अंदर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डीएनए जहां पर है अगारोस के अंदर, सपोज कीजिए कि ये अगारोस में बैठा हुआ है डीएनए। ये डीएनए कहां है, ये डीएनए कहां है, अगारोस में है। सपोज कीजिए ये डीएनए कहां है, अगारोस में। तो मैंने इस अगारोस जेल को काट लिया, मैंने इस अगारोस जेल को यहां से काटा, मैंने अगारोस जेल को यहां से कट कर लिया, मैंने इस अगारोस जेल को यहां से कट कर लिया। ये कट क्यों कर रहा हूं, कट करने का मतलब यह है कि मेरा जो डीएनए मुझे जो चाहिए, अलग अलग फ्रेगमेंट चाहिए, वो इस जेल के अंदर है, और जेल से मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम इल्यूशन। इल्यूशन कहते हैं, क्या कहते हैं, इल्यूशन कहते हैं। इल्यूशन का मतलब क्या हुआ
कि जो डीएनए हमने सेपरेट किया है अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, तो वो डीएनए कहां है? वो जेल के अंदर है। जेल में से मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको अलग करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इसी अलग करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इल्यूशन कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन 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 ऑफ डीएनए और फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। या तो आप सेपरेट कर रहे हैं डीएनए को, या फ्रेगमेंट ऑफ जो डीएनए थे उनको अलग सेपरेट कर रहे हो। किसके बेस पर सेपरेट कर रहे हो? ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड देयर चार्ज। तो यहां से आपको याद रखना है डीएनए पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है। और डाइजेस्टिव सैंपल आर लोडेड, ये जो हमने डाइजेस्टिव सैंपल लिया था जिसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट किया गया था, ये सैंपल हमने कहां लोड किया है? माइक्रोपिपेट की हेल्प से जेल के अंदर, अगारोस जेल के अंदर लोड किया है। तो डाइजेस्टिव सैंपल आर लोडेड इनटू दी अगारोस जेल। कहां पर लोड किया हमने? अगारोस अगारोस जेल जो होता है उसके अंदर क्या कर दिया हमने? लोड कर दिया। और दिस सैंपल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये क्या होगा? इन्फ्लुएंस जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज का, उसके बेस पर ये क्या करेंगे? मूव करेंगे। किधर से? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेंगे? मूव करेंगे। और जो जितना छोटा होगा वो जल्दी फास्ट मूव करेगा, और जितना बड़ा होगा वो स्लो रन करेगा। और इस तरह से डीएनए के जो फ्रेगमेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और किस तरह से इस पर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं कि डीएनए को किस बेस पर अलग किया जाता है, डीएनए को कहां लोड किया जाता है, डीएनए की को सेपरेट करने की ये प्रोसेस किस नंबर पर अप्लाई होती है, जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम कट कर देंगे। तो डीएनए फ्रेगमेंट आर सेपरेटेड बाय अगारोस। हम किससे सेपरेट करते हैं? अगारोस जेल से सेपरेट करते हैं, क्योंकि डीएनए कहां है? अगारोस जेल के अंदर है। ये बात आपको याद रखना है। दूसरा, डीएनए इज नेगेटिव चार्ज। डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, ये आपको याद रखना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और मूव टुवर्ड दी, किधर रन करेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। ये आपको पता होना चाहिए कि यहां पर ये माइनस चार्ज है, यहां पर ये प्लस चार्ज है। तो डीएनए जो होगा वो क्या करेगा? डीएनए हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके अलावा क्या है? स्मॉलर डीएनए मूव फास्टर। जो छोटा डीएनए होगा वो सबसे ज्यादा फास्ट तरीके से मूव करेगा। तो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स मूव फास्टर, और स्मॉलर जो फ्रेगमेंट होगा, स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होगा वो क्या करेगा? स्लो मूव करेगा। ये बात आपको समझ में आ गई। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई कि जो छोटा डीएनए होगा वो फास्ट मूव करेगा, और जितना बड़ा डीएनए होगा वो उतना स्लो मूव करेगा, और सेपरेशन होगा। तो यहां तक का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। और ये हम क्या कर रहे हैं? जब हमारा डीएनए सेपरेट हो चुका है तो हम डीएनए को क्या करेंगे? डीएनए को यहां से क्या करेंगे? सेपरेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जेल सहित हम क्या कर लेंगे? वहां से अलग कर लेंगे। तो इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को कहते हैं इल्यूशन। क्या कहते हैं? इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब क्या हुआ? डीएनए को जेल से क्या करना? अलग करना। डीएनए को जेल से क्या करना? अलग करना। इसी को कहते हैं इल्यूशन। तो ये बात आपको समझ में गई। आफ्टर डीएनए फ्रेगमेंट, आफ्टर फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसे ही अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने सेपरेट कर दिया, इसके बाद जो हमारे पास डीएनए के बैंड है, ये क्या है? ये डीएनए के क्या है? बैंड है। ये क्या है? डीएनए के बैंड्स है। तो इन डीएनए के बैंड्स को हमको क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। कहां से? जेल से। और डीएनए को क्या करना पड़ेगा? एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, या इल्यूटेट करना पड़ेगा। इल्यूट का मतलब होता है निकालना फ्रॉम दी जेल पीस। इस जेल के अंदर जो जो पीस बनाए हमने, उस पीस के अंदर क्या है? डीएनए है, उसको सेपरेट कर लेंगे। तो इल्यूशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं और रिकवरी करते हैं डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट की। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि डीएनए जो आपका डिजायर फ्रेगमेंट है उसको आप क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सेपरेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? ये जो डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट है उनको क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं। कहां से सेपरेट कर रहे हैं? अगारोस जो जेल है उससे सेपरेट कर रहे हैं। और इसी को कहते हैं हम
अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो क्या आपको थर्ड स्टेप समझ में आई, जहां पर हमने क्या क्या किया अभी तक? हमने डीएनए को आइसोलेट किया, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाया, फिर अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमने क्या कर दिया, उसको सेपरेट कर दिया। चलिए अब बात करते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे हैं। सिस्टमेटिक तरीके से चलने से क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप जो है वन बाय वन प्रोसेस को समझ पाएंगे। हालांकि मैं अभी क्या कर रहा हूं, हर एक स्टेप को डिटेल में समझा रहा हूं। आपको हो सकता है कि थोड़ा ये लेक्चर जो है लंबा लगे, टाइम ड्यूरेशन ज्यादा रहेगी, क्योंकि मैं वन 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 स्टेप को जो है वो क्या करने वाला हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो अभी तक की जो तीनों स्टेप हैं वो समझ में आई होगी, आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं रहा होगा। यदि रहता है तो आपको ये लेक्चर क्या करना है, अगेन वॉच करना है, देखना है और नोट डाउन करना है। चलिए अब थर्ड स्टेप के बाद हमारा है एम्प्लीफिकेशन। तो ध्यान रखना है, एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है कि जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनवाना एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोल सकता हूं, फोटोकॉपी आप किसी बुक के पेज की करवाते हैं या किसी बुक की आप मल्टीपल कॉपीज करवाते हैं तो उसको एम्प्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यहां पर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो हमारा चॉइस ऑफ डीएनए है, डिजायर डीएनए है, उसकी क्या कर रहे हैं, एम्प्लीफिकेशन करवा रहे हैं। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, कॉपी बनवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कॉपी बनवा रहे हैं। किसकी हेल्प से? पीसीआर की हेल्प से। तो पीसीआर क्या है? पीसीआर एक मशीन है जिसका नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो आपको बात समझ में आ गई। तो मैंने आपको अभी रेड कलर से फ्रेगमेंट बताए थे, ये रेड कलर वाले फ्रेगमेंट हमारे कौन से थे? अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो हमने आइसोलेट किए थे वो वाले थे। तो यहां पर ये मेरा क्या है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है। सपोज में कीजिए कि ये मेरा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैंने क्या किया, पीसीआर मशीन के अंदर रन करवाए। ये क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है। पीसीआर मैं शॉर्टकट में लिख दूं इसको, पीसीआर। ये क्या है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। तो ये मशीन क्या है, एक थर्मोसाइक्लर है। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन क्या करेगी, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है इसकी कुछ समय के अंदर क्या कर देगी, मल्टीपल कॉपीज बना के दे देगी। तो ये हमारे क्या है, मल्टीपल कॉपी है। ये क्या है, मल्टीपल, ये क्या है हमारी मल्टीपल कॉपी ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। मल्टीपल कॉपीज ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीओआई का मतलब क्या हुआ, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था ये वाला, उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी इस मशीन ने, इसलिए इसको कहते हैं पीसीआर। पीसीआर का बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हैं, इसको डिटेल में हम अलग लेक्चर में स्टडी करेंगे। पूरा लेक्चर हमारा पीसीआर का होगा। अभी मैंने आपको केवल इतनी ही बात बताई कि पीसीआर क्या होता है और पीसीआर से हम कैसे क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं एक मशीन के थ्रू। और ये कैसी प्रोसेस है, इन विट्रो प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कैसी प्रोसेस है, इन विट्रो, इन विट्रो प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, इन विट्रो है। कैसी प्रोसेस है, इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब होता है किसी मशीन के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है, मतलब एक मशीन के अंदर हो रहा है, इसलिए इसको इन विट्रो प्रोसेस कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या हुआ, एम्प्लीफिकेशन का मतलब हो गया कॉपी बनाना। क्या बनाना, कॉपी बनाना। मेकिंग, एम्प्लीफिकेशन मींस मेकिंग मिलियंस ऑफ, मेकिंग कॉपीज ऑफ डीएनए। Amplification means making millions copy of DNA segment, of DNA segment। अब ये डीएनए सेगमेंट्स कौन है, मिलियंस ऑफ कॉपी बना रहे हैं, जितनी चाहे उतनी कॉपी बना सकते हैं। तो एम्प्लीफिकेशन मींस मेकिंग मिलियंस कॉपी ऑफ डीएनए सेगमेंट। और ये डीएनए सेगमेंट कौन है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपने देखिए बहुत सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी बना लिए। और इसको कैसे बनाएंगे, बाय द हेल्प ऑफ पीसीआर। पीसीआर की हेल्प से क्या करेंगे, आप इसको बनाने वाले हैं। तो पीसीआर का फुल फॉर्म क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलीमरेज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या कहेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसका फुल फॉर्म है। नीट में आपको याद रखना है, इसकी डिस्कवरी पर और इसके फुल फॉर्म पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी डिस्कवरी पर और इसके फुल फॉर्म पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जब हम पूरे पीसीआर का कंसेप्ट लेकर चलेंगे तब मैं पूरा वन बाय वन स्टेप में समझाऊंगा, ये आपको याद रखना है। चलिए, तो अभी बेसिक कंसेप्ट समझ में आया कि पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप मिलियंस ऑफ कॉपी क्या कर सकते हैं, इन विट्रो सिंथेसाइज कर सकते हैं हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सो स्मॉल डीएनए फ्रेगमेंट क्या किया जाएगा,
कॉपी किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? एम्पलीफाई किया जा रहा है, कॉपी किया जा रहा है। और रिजल्ट क्या होगा? मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज बनेगी। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो हूबहू एक जैसा हो, ओरिजिनल जैसा हो। ये ओरिजिनल है तो ये भी ओरिजिनल ही होगा, उसी का पूरा कॉपी बना दिया जाएगा। ये पीसीआर का मेन एम होता है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या है कि मैंने इस पीसीआर मशीन का यूज क्यों किया? एक बैक्टीरिया की सेल का भी तो यूज कर सकता हूं। जनरली हमने इसके पहले लेक्चर में क्या देखा है कि यदि आपने किसी जीन को प्लाज्मिड में ऐड कर दिया लाइगेस एंजाइम की हेल्प से, और उस प्लाज्मिड को आपने बैक्टीरिया के अंदर ऐड किया है, तो बैक्टीरिया उसकी कॉपी बना के देगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि पीसीआर के अंदर जो हम वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं एम्प्लीफिकेशन, जबकि हम बैक्टीरिया के अंदर यदि यूज कर रहे हैं उसको कहते हैं क्लोनिंग। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि क्लोनिंग हम बैक्टीरियल सेल के लिए यूज करते हैं और एम्प्लीफिकेशन हम एक मशीन के लिए यूज करते हैं। दूसरी बात, दोनों का मतलब होता है एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन आपको याद रखना है कि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बैक्टीरिया को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उस डीएनए की मल्टीप्लिकेशन कॉपी कराने के लिए एक लिमिटेड नंबर में ही करा पाता है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैपेसिटी होता है, वो एक समय से ज्यादा या एक टॉलरेट नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट को, या हो सकता है कि आपका जो डिजायर डीएनए है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो ये बैक्टीरिया जो है एक लिमिट कॉपी ही बना पाएगा, इससे ज्यादा नहीं बना पाएगा। तो अब आपको किसकी रिक्वायरमेंट? हमको रिक्वायरमेंट है मशीन की जो ज्यादा कॉपी बना दे, एक्यूरेट कॉपी बनाए और कम समय लगे। तो पीसीआर क्या है? बेसिक हम बात करें तो पीसीआर क्या है? पीसीआर के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम्प्लीफिकेशन यूज करते हैं, जबकि बैक्टीरियल सेल के लिए हम क्या करते हैं? क्लोनिंग यूज करते हैं। ये आपको याद रखना है, यहां से एक क्वेश्चन 100% आ सकता है। चलिए हम बात करते हैं पहले टाइप्स ऑफ प्रोसेस। तो आपको पता ये होना चाहिए कि ये कौन सी प्रोसेस है। पीसीआर एम्प्लीफिकेशन हम क्या कर रहे हैं? कॉपी बनवा रहे हैं। कहां पर बनवा रहे हैं? एक मशीन के अंदर बनवा रहे हैं। तो मशीन के अंदर जब भी कोई प्रोसेस होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इन विट्रो। कैसी प्रोसेस है? इन विट्रो प्रोसेस है। इसको इन विट्रो इसलिए कहा मैंने क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर हो रहा है। ये मशीन कैसी है? नॉन लिविंग है। जबकि मैं बात करूं यहां पर तो ये कैसी हो रही है? इन वीवो हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं? इसको हम क्लोनिंग कह रहे हैं। ये इन विवो किसके अंदर हो रहा है? बैक्टीरिया के अंदर हो रहा है। ये बात आपको समझ में आई? टाइप ऑफ प्रोसेस मतलब ये इन विट्रो होने वाली प्रोसेस है और ये इन विवो होने वाली प्रोसेस है। दूसरी बात करें हम तो यहां पर स्पीड की। देखिए एक मशीन है और मशीन का क्या होता है? अपना एक टारगेट होता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी अपनी क्या होती है? स्पीड होती है। मतलब ये फास्ट तरीके से आपको क्या बना के देगा? कॉपी करेगा, बना के देगा आपके डिजायर डीएनए की। तो स्पीड इसकी कैसी होती है? फास्टर होती है। जबकि इसकी स्पीड कैसी होगी? स्लोअर होगी, क्योंकि ये बैक्टीरिया है, सेल है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। कैसे इन्वायरमेंट कार्य करेगा? अपनी कैपेसिटी, अपने इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग काम करेगा। जबकि ये मशीन है, मशीन अपना इन्वायरमेंट खुद सेट करेगी और जितने टाइम में आपको जितनी मिलियन कॉपी चाहिए वो बना के दे देगी। तो इस पे अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा। स्पीड ये फास्टर है, ये स्लोअर है। ये कैसी स्पीड है? स्लोअर है। ये आपको याद रखना है। कैसी स्पीड है? स्लोअर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? स्पेसिफिसिटी की। देखिए हम पीसीआर का यूज कर रहे हैं, तो मैंने आपको अभी डायग्राम में क्या बताया है कि ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसी की मुझे कॉपी मिली है। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो उसी की मुझे कॉपी मिली है। इसका मतलब ये है कि पीसीआर एक ऐसा टूल है, पीसीआर एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप केवल अपने ही डिजायर डीएनए को क्या कर सकते हो? कॉपी करवा सकते हो। अपने ही डीएनए जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसी की कॉपी करके देगा। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या हुआ? ओनली डिजायर या जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है, ओनली डिजायर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट में क्या लिख सकता हूं? डिजायर डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट कॉपीड। इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है जिसकी आपको कॉपी बनवाना है उसी की कॉपी बना के देगा। जबकि पीसीआर में क्या होगा? होल प्लाज्मिड, पूरा का पूरा प्लाज्मिड जो होगा या डीएनए जो होगा उसका कॉपी बना दिया जाएगा। पूरा जो डीएनए होगा उसका क्या कर दिया जाएगा?
कॉपी बना दिया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। तो पीसीआर इन विट्रो टेक्निक है, पीसीआर फास्टर टेक्निक है। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो पीसीआर में जिस डीएनए की कॉपी बनाना है केवल उसी की बनाएगा, उसके अलावा किसी की नहीं बनाएगा। जबकि बैक्टीरिया इन विवो कंडीशन को फॉलो करता है, स्लो प्रोसेस को फॉलो करता है, और ये केवल जीन ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अनवांटेड जो डीएनए है उसका भी कॉपी बना के देगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, पीसीआर क्यों यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया का क्या अपना एक लिमिटेशन है, और कैसे हम उस लिमिटेशन को पीसीआर की हेल्प से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कंट्रोल, देखिए ये एक मशीन है, ये कंप्यूटराइज्ड है, इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से टाइम सब कुछ सेटअप करके क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करना क्या होता है, इजी होता है। इसका कंट्रोलिंग कैसा है, इजी है, क्योंकि ये कैसी है, ऑटोमेटिक है। ये कैसी है, ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब ये है, ऑटोमेटेड का मतलब ये है कि इसको क्या किया गया है, ऑटोमेटेड का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेटेड का मतलब क्या हुआ, यहां पर ये कैसा है, इजी कंट्रोलिंग है, इजी टू कंट्रोल। इजी टू कंट्रोल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटेड है। ऑटोमेटेड का मतलब ऑटोमेटेड मशीन है। जबकि यहां पर क्या है, डिफिकल्ट है कंट्रोल करना। कैसी प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्यों कि नॉन ऑटोमेटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्वायरमेंटल कंडीशन पे चलती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इस पर हमारा कोई रोल नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। और आपको जितनी कॉपी चाहिए वो कम से कम समय में, टाइम फॉर रिजल्ट, टाइम फॉर रिजल्ट क्या होगा, टाइम फॉर रिजल्ट एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब क्या होता है, सेम डे। मैं क्या बोल रहा हूं, एट अ टाइम का मतलब क्या हुआ, सेम डे। आप जिस दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आप जिस दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सेम टाइम या डे की बात करें, उसी दिन या उसी समय आपको मल्टीपल कॉपीज मिल जाएगा। कुछ टाइम लगेगा, 1 और 2 आवर, और विद इन 2 और 3 आवर के अंदर समथिंग क्या होगा, वो आपको कॉपीज मिल जाएगी। जबकि यहां पर एट अ सेम टाइम सेम डे में कॉपीज आपको नहीं मिलेगी। आपको मे बी 24 to 48 आवर लगने वाले हैं, और मोर देन इट। ये बात आपको समझ में आई कि कैसे पीसीआर, कैसे बैक्टीरियल सेल से हमको ज्यादा हेल्पफुल लग रहा है, पीसीआर कैसे हमको एक्यूरेट तरीके से कॉपी बना के दे रहा है। ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए, तो हमने 4 स्टेप रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस की समझ ली है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, जो हमने क्या किया, सेकंड कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक पॉइंट बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, देन अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने सेपरेशन कर लिया, फिर उसका पीसीआर करवा लिया, मल्टीपल कॉपीज मिल गई। अब हमारा क्या होगा, अब होगा हमारा फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब आपको ये बात पता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाएंगे। आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को और प्लाज्मिड को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे और लाइगेस एंजाइम की हेल्प से जोड़ देंगे। ये बात आपको याद होना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, प्लाज्मिड है। ये क्या है, ये प्लाज्मिड है। ये हमारा क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया जाएगा, इस प्लाज्मिड के साथ ऐड किया जाएगा। ऐड कैसे किया जाएगा, लाइगेस हेल्प के एंजाइम से। ये कैसे ऐड किया जाएगा, तो ऐड बाय डीएनए लाइगेस एंजाइम। ये बात आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या बन गया, आरडीएनए बन गया। ये क्या बन गया, हमारा आरडीएनए बन गया। तो क्या आपको ये बात समझ, तो फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, ये आप डीएनए का फॉर्मेशन कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, फॉर्मेशन ऑफ आरडीएनए, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कंबाइनिंग कर रहे हो। किसकी कंबाइनिंग कर रहे हो, जीन ऑफ इंटरेस्ट। जीन ऑफ इंटरेस्ट भी कह सकते हो, डिजायर डीएनए भी कह सकते हैं। मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा विथ प्लाज्मिड, या कह सकते हैं वेक्टर। आप वेक्टर के अंदर या प्लाज्मिड के अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और ऐड करने से क्या होगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने क्या किया, प्लाज्मिड को आपने क्या किया, सेम एंजाइम से क्या किया, कट करवाया। कट यूजिंग सेम रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, सेम रेस्ट्रिक्शन
एंजाइम। तो सबसे पहले आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करवाना पड़ेगा दोनों को। जिस एंजाइम से आप प्लाज्मिड को कट कर रहे हैं उसी से जीन ऑफ इंटरेस्ट को भी कट करना पड़ेगा, या जिससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट कर रहे हैं उसी से प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, उन दोनों में क्या कर देंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उस जीन ऑफ फ्रेगमेंट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट का फ्रेगमेंट है उसको आप क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ। और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं, और डीएनए लाइगेज को ही हम फेविकोल कहते हैं। ये ऑलरेडी हम इनिशियल लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा, जिससे हमारा क्या बन जाएगा, आरडीएनए बन जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, द डिजायर प्रोडक्ट देन प्रोड्यूस बाय द लार्ज स्केल यूजिंग बायोरिएक्टर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेना है। देखिए अब क्या लिख रहा है, द डिजायर प्रोडक्ट इज देन प्रोड्यूस ऑन द लार्ज स्केल यूजिंग बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से आप इस डीएनए से, इस जीन से क्या कर सकते हो, आप अचीवमेंट कर सकते हो। लेकिन एक स्टेप मैं आपको बता दूं, मैंने ऐड नहीं किया है, लेकिन आपको याद रखना है इस प्लाज्मिड को कहां पर ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, बैक्टीरिया के अंदर। तो अब मैं आपको डायरेक्टली बता दूं कि मैंने अब क्या किया, इसको क्या कर दिया, इस डीएनए को क्या कर दिया, इस बैक्टीरिया के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या है, बैक्टीरिया की सेल है। ये क्या है, बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल मैंने पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया और फिर देन ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं समझ में आया है, लास्ट लेक्चर देखना है हमारा। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। जब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा कॉपी नहीं होगा, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बाय बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर क्या होता है, कैसे हम लार्ज प्रोडक्ट ले सकते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। तो हम कौन सी स्टेप पे आ गए हैं, 6 स्टेप पे आ गए हैं। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये है हमारा है आरडीएनए। ये क्या है हमारा आरडीएनए, जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट आपने ऐड किया है। इसको क्या किया, ट्रांसफॉर्म करवाया। यहां पर क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। ये क्या है हमारा, बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड जा चुका है। चलिए ये बैक्टीरिया कैसा है, कॉम्पिटिबल होस्ट है जिसके अंदर एबिलिटी है, कॉम्पिटेंट होस्ट है जिसके अंदर एबिलिटी है इस प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करने की। यदि एबिलिटी नहीं होती तो ये प्लाज्मिड यहां नहीं होता। ये बात आपको समझना है। अब मुझे इस सेल के अंदर इस डीएनए का क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो ये आपको सेंट्रल डोग्मा की प्रोसेस समझ में आ गई होगी, क्योंकि डीएनए से आरएनए बनना है, आरएनए से प्रोटीन बनना है। अब इस बैक्टीरिया को मैं क्या करूंगा, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करूंगा कहां पर ट्रांसफर करूंगा, इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर करूंगा एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर जिसको कहते हैं हम बायोरिएक्टर। इसको क्या कहते हैं, बायो रिएक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोरिएक्टर। अब ये बायोरिएक्टर कह दो या फर्मेंटर कह दो, ये क्या है, एक ऐसा वेसल है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर स्टेराइल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है। स्टेराइल का मतलब जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो ही नहीं, केवल वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा जिसको हमको ग्रो करवाना है। स्टेराइल कंडीशन का मतलब क्या होता है बेटा, स्टेराइल कंडीशन का मतलब ये होता है कि ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर जिस बैक्टीरिया को ग्रो करवाना हो वही प्रेजेंट हो, उसके अलावा कोई बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। यह बात आपको समझ में आना चाहिए। तो ऐसा इन्वायरमेंट ये प्रोवाइड करता है जिसमें एक भी बैक्टीरिया ना हो, केवल हमारी चॉइस का बैक्टीरिया होगा, उसके अलावा कोई भी बैक्टीरिया नहीं होगा। दूसरी बात, तो ये क्या कर रहा है, इसका टारगेट क्या है, ये क्या करेगा, स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा, ये स्टेराइल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जैसी भी हमको कंडीशन चाहिए इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जैसे पीएच की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें, ह्यूमिडिटी की बात करें, न्यूट्रिएंट की बात करें, इसमें सब जो है वो प्रोवाइड की जाएगी जो इस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए होगा। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो बायोरिएक्टर का ही दूसरा नाम क्या है, फर्मेंटर कहते हैं। ये फर्मेंटर क्या है, एक तरह का कल्चर वेसल है। ये क्या है, कल्चर वेसल है। कल्चर वेसल का मतलब ये होता है कि जहां एक ऐसा पात्र, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जहां पर क्या हो रहा है, कल्चर का मतलब यहां पर ये जो बैक्टीरिया है इसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। इस बैक्टीरिया को क्या किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा और इसके अंदर न्यूट्रिएंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, न्यूट्रिएंट दिया जाएगा। पीएच को मेंटेन किया जाएगा,
टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा। ये सभी चीजें क्या की जाएगी, मेंटेन की जाएगी, जिसकी हेल्प से ये क्या करेगा, ग्रो करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा, साथ ही हमारा जीन भी मल्टीप्लाई करेगा और हमको जो प्रोडक्ट है वो भी लार्ज क्वांटिटी में मिलेगा। तो ये फर्मेंटर का कंसेप्ट समझ में आया। तो सिंपल सी बात आपको रखता है, फर्मेंटर का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें हर चीज स्टेराइल कंडीशन में हो और इसके अलावा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो भी पैरामीटर्स चाहिए वो सब चीजें एक साथ मिल जाएगी, जिससे बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा। चलिए, तो यूज टू, देखिए बायोरिएक्टर और फर्मेंटर इज अ सेल कल्चर वेसल यूज टू मल्टीप्लाई या ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स का मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स का मतलब है जिसके अंदर हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया है, ये हमारा माइक्रोब्स है, ये बैक्टीरिया है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, या मैं यहाँ पे लिख सकता हूं बैक्टीरिया, ये मैं यहाँ लिख दूं, आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो बैक्टीरिया को आप क्या करना है, यहाँ पर ट्रांसफर करना है अंडर द ऑप्टिमम कंडीशन, या बोल सकते हैं अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन या कंट्रोल कंडीशन, बेटर वर्ड रहेगा। किसके अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर, कंट्रोल्ड कंडीशन। सभी कंडीशन यहां पर क्या रहेगी, कंट्रोल रहेगी। जैसे कौन कौन सी बात कर रहे हैं हम, पीएच की बात करें, हम टेम्परेचर की बात करें, इसके अलावा हम किसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, इसके अलावा हम बात करें न्यूट्रिएंट की। ये सभी जो हैं, इसके अलावा उसके अलावा भी कई सारे पैरामीटर हो सकते हैं जिनको हमको क्या रखना है, मेंटेन रखना है। कैसे मेंटेन रखना है, कंट्रोल कंडीशन में। जिससे क्या होगा, हमको लार्ज स्केल पर क्या होगा, प्रोडक्शन मिलेगा। किसका प्रोडक्शन मिलेगा, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। जैसे हमने इस बैक्टीरिया के लिए बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया है, हो सकता है वो हमको कोई प्रोटीन मिल जाए, हो सकता है वो कोई हार्मोन मिल जाए, हो सकता है वो कोई एंटीबायोटिक मिल जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम किसके लिए, लार्ज क्वांटिटी की प्रोडक्शन के लिए। क्योंकि अकेला बैक्टीरिया कितना प्रोडक्शन देगा, ये अकेले बैक्टीरिया के अंदर आपने यदि कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल भी दिया तो कोई काम का नहीं, वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा। तो मैं चाहता हूं इस बैक्टीरिया का नंबर बहुत ज्यादा हो जाए और जितना बैक्टीरिया होगा उतना प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। इस तरह से हमको क्या मिलेगा, ऑब्टेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या आपको ये बात समझ में आई? लेकिन इसकी एक नेगेटिव बात क्या बता दो बेटा, कि यहां पर क्या हो रहा है, आपने इस बैक्टीरिया को ऐड कर दिया, इस बैक्टीरिया को ऐड तो कर दिया, यहां पर क्या सप्लाई किया, न्यूट्रिएंट। यहीं पर बैक्टीरिया भी है। तो देखिए बैक्टीरिया को जैसे खाना मिलेगा, जब सभी चीजें कंट्रोल कंडीशन में मिलेगी तो बैक्टीरिया ग्रो करेगा। बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो क्या होगा, उसका नंबर बढ़ेगा। नंबर बढ़ेगा तो कुछ बैक्टीरिया की डेथ भी होगी, हमारा प्रोडक्ट भी मिलेगा, कुछ वेस्ट मटेरियल भी होगा। तो कुल मिला के इस वेसल के अंदर, इस फर्मेंटर के अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स है। इसका मतलब क्या हुआ, मिक्सचर है इसके अंदर हमारे प्रोडक्ट का भी। इसमें डेड सेल भी हो सकती है, लाइफ सेल भी होगी, न्यूट्रिएंट भी होगा, वेस्ट भी होगा। ये सभी सब चीजें क्या है, इसी वेसल के अंदर प्रेजेंट है। तो हमको क्या चाहिए, डिजायर प्रोडक्ट चाहिए लार्ज क्वांटिटी में। लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, डिजायर प्रोडक्ट तो है, इस डिजायर प्रोडक्ट के साथ में हमारे पास क्या है, इसमें डेड सेल भी है। क्या है, डेड सेल भी है। इसके साथ क्या भी हो सकती है, और वेस्ट भी हो सकता है, वेस्ट मटेरियल भी हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, कल्चर भी प्रेजेंट है, कल्चर भी प्रेजेंट है, और इसके अलावा बहुत कुछ प्रेजेंट हो सकता है, इसके अलावा बहुत कुछ प्रेजेंट हो सकता है। ये हमको याद रखना है। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? अब हम आ गए हैं लास्ट प्रोसेस पर। लास्ट प्रोसेस क्या है, हमारी लास्ट प्रोसेस है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। अब ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि अब हमको प्यूरिफाई करना है, जो हमारा मिक्सचर आया है उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमारा कल्चर वेसन है, जिसको हमने क्या कहा था, बायोरिएक्टर कहा था। ये क्या है, ये हमारा बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर में क्या हो रहा है, हम डिजायर प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, ये हमारा डिजायर प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन डिजायर प्रोडक्ट में कई सारे वेस्ट है। डिजायर प्रोडक्ट में क्या है, वेस्ट है, ये हमको पता है। इसके अलावा कल्चर है, ये हमको पता है। इसके अलावा क्या है, इसमें डेड सेल है, ये भी हमको पता है। डेड सेल्स हैं, ये भी हमको पता है। ये इसके अलावा अदर भी हो सकते हैं, अदर भी कुछ चीजें हो सकती है, हमको इनको सेपरेट करना पड़ेगा। जो हमारा प्रोडक्ट है उनको अलग करना पड़ेगा। हमारा प्रोडक्ट क्या है, डिजायर प्रोडक्ट है, इनसे क्या करना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा। इसलिए की जाती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या है, इज द प्रोसेस दैट इंक्लूड मैंने ऑलरेडी बताया है, जिसके अंदर आपको क्या लिखा जाता है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। सेपरेशन एंड
प्यूरिफिकेशन। इन दोनों स्टेप को मिला के हम क्या कहते हैं, दोनों स्टेप को मिला के हमको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। और इन दोनों स्टेप को मिला के क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट बिफोर दी मार्केटेड, इसका मतलब मार्केट में ना जाए, लोगों तक ना पहुंचे, उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज कोई भी रिस्क हो सकती है यदि वो मार्केट में चला गया, लोगों तक पहुंच गया। तो ये बात हमको याद रखना है। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगी, इन दोनों स्टेप को फॉलो करना पड़ेगी। कौन सी दो स्टेप, पहली कौन सी होगी, कौन सी स्टेप होगी, पहली होगी कौन सी, सेपरेशन, और दूसरी कौन सी होगी, प्यूरिफिकेशन। और इन दोनों को मिला के, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम, डाउन डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया, क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होगी? तो चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में सबसे पहले सेपरेशन की। तो मैंने बताया सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होना है। तो सेपरेशन में क्या होगा, सेपरेशन का मतलब क्या होगा, सेपरेट करना। सेपरेशन का मतलब यह है कि जो मिक्सचर है उसको सेपरेट करना। सेपरेट कैसे करोगे, तो या तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कर सकते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, डेंसिटी के बेस पर। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप किसी मिक्सचर को रख देंगे तो उसमें मोटर लगी होती है, वो रोटेट करेगी। रोटेशन पर मिनट, आरपीएम आपने पढ़ा होगा, रोटेशन, रोटेट करेगा। तो रोटेट करने से क्या होगा कि जो मिक्सचर होगा, ये देखिए ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज है। इस मशीन का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज, ये क्या है, सेंट्रीफ्यूज है। ये टेस्ट ट्यूब है, यहां पर ये क्या लगी हुई है, मोटर लगी हुई है। ये क्या करती है, मोटर मूव करती है, मूव करती है किस पर, आरपीएम पर। आरपीएम, रोटेशन पर मिनट। इसका एक पर्टिकुलर क्या होता है, टाइम होता है, किस टाइम में ये मोटर कितना घूम सकती है। ये बात आपको याद रखना है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में हम इस मिक्सचर को जब डालेंगे तो मशीन के अंदर क्या होगा, ये जब रोटेट करेगी, मूव करेगी, तो मूव करने से क्या होगा, मूव करने से क्या होगा, आरपीएम, इसका रोटेशन पर मिनट होगा, मूव करेगी। तो क्या होगा, जिस जिस पार्टिकल का वेट ज्यादा होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, और जिसका वेट कम होगा वो ऊपर सेटल हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ रहा है कि यहां पर कौन होगा, लाइट वेट होगा। लाइट वेट होगा, ये कैसा वेट होगा, लाइट वेट होगा। और जबकि यहां पर क्या होगा, हेवी वेट होगा, हैवी वेट होगा। ये बात आपको याद रखना है। तो यहां पर क्या किया हमने, जब जैसे ये मोटर रन करेगी तो यहां पर क्या होगा, रन होने के कारण दो पार्ट बन जाएंगे। जो लाइट वाला होगा ऊपर, जो हैवी वाला होगा नीचे। और इस तरह से लाइट वाले को हम क्या कर लेंगे, लाइट वाले को क्या कर लेंगे, हम ऊपर वाले पार्ट को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। और इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, हमारा डिजायर प्रोडक्ट आ गया। क्या आ गया, हमारा डिजायर प्रोडक्ट। ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये हमारा क्या है, डिजायर प्रोडक्ट है। ये क्या है, हमारा डिजायर प्रोडक्ट। ये क्या है, डिजायर प्रोडक्ट। तो क्या आपको ये बात समझ में आई? तो ये पहली मेथड है सेपरेशन की, सेपरेशन की पहली मेथड सेपरेशन। या दूसरा आप क्या कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो। तो जनरली हम घर में करते हैं फिल्ट्रेशन। ऐसे ही फिल्ट्रेशन होता है कि जितना छोटा साइज का जितने छोटे साइज का जो पार्टिकल होगा वो जल्दी फिल्टर हो जाएगा, जो बड़ा होगा वो बाहर रह जाएगा। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि हमारा जो सैंपल था, हमने क्या कर दिया, इस फनल के थ्रू क्या किया, इस यहां पर एक फिल्टर लगा दिया। ये फनल है, ये ग्लास का फनल है, इसमें हमने फिल्टर लगाया। तो फिल्टर पेपर लगा दिया। पेपर का अपना एक पोर साइज होता है, उसमें होल होते हैं, उन होल का अपना साइज होता है। उस साइज के अकॉर्डिंग यदि छोटा होगा तो ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, ट्रांसफर हो पाएगा, बीकर में आ जाएगा। तो ये क्या है, ये लिक्विड मटेरियल है। तो जो पार्टिकल्स होते हैं जिनका अपना एक साइज होता है, वो साइज वाले पार्टिकल कहां रह गए, इसके अंदर ही रह गए। आप देख रहे हैं इसके अंदर क्या हो गए हैं, वो इसके अंदर ये यहां पर अटैच हो गए हैं ये। और जो लिक्विड वाला मटेरियल था वो कहां आ चुका है, यहां पर आ चुका है। तो ये आपको बात समझ में आ गई। तो इसलिए हमारे ये कौन हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए, सॉलिड पार्टिकल्स हो गए। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। ये क्या हो गया, लिक्विड है। ये क्या है, ये लिक्विड है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, डिजायर प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस करते हैं ताकि हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाए, हमारा जो मटेरियल है वो सेपरेट हो जाए, ताकि हमको प्योर फॉर्म में मिले, कोई इम्प्यूरिटीज ना हो, ताकि मार्केट में अच्छी क्वालिटी के साथ उसको क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। तो क्या आपको समझ में आया? चलिए, तो हम दोनों बातों को समझ चुके हैं। तो सेपरेशन का मतलब क्या होगा,
पहली स्टेप है डाउनस्ट्रीम प्रोसेस की। डाउनस्ट्रीम की पहली प्रोसेस है जहां पर डिजायर प्रोडक्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम सेल एंड कल्चर मीडिया। जहां पर कल्चर मीडिया जो वेस्ट मटेरियल था, इसके अलावा जो डिजायर प्रोडक्ट था उसको सेपरेट कर लिया। और इसकी दो टेक्निक है हमारे पास, सेंट्रीफ्यूगेशन और फिल्ट्रेशन। तो यहां से आपको याद रखना है, यदि क्वेश्चन आता है तो सेपरेशन की कौन सी टेक्निक होती है, तो सेपरेशन की टेक्निक जो होती है वो कौन होती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। और कौन सी होगी, फिल्ट्रेशन। कैसी होगी, सेपरेशन की। दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन किस बेस पर काम करता है, डेंसिटी के बेस पर काम करता है, ये आपको याद रखना है। डेंसिटी का मतलब जिसका वेट ज्यादा होगा वो बॉटम में रहेगा और जिसका वेट लाइट होगा वो अपर पार्ट में रहेगा, ये आपको याद रखना है। तो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट यहां से क्या याद रखना है कि सपोज ये टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको दो पार्ट में सैंपल मिला है। सपोज कीजिए कि यहां पर आपको कोई पार्ट मिला है, ये बॉटम में मिला है, और यहां पर कोई पार्ट मिला है, ये अपर पार्ट मिला है। तो जो बॉटम वाला पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, पेलेट कहेंगे। जो हेवी पार्टिकल होगा उसको क्या कहते हैं हम, पेलेट कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको पेलेट कहेंगे। क्या कहेंगे, पेलेट। ये क्या है, पेलेट है, ये आपको याद रखना है, ये टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है। और ये क्या होगा, हमारा सुपर नेटेंट होगा, ये आपको याद रखना है। तो सुपर नेटेंट ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पेलेट होता है। ये कब मिलेगा आपको, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करवाएंगे। चलिए दूसरी बात करते हैं हम किसकी, फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या है, पार्टिकल के साइज के अकॉर्डिंग होता है। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैंने बताया कि जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा, सेपरेट हो सकता है। लेकिन हम फिल्टर पेपर ऐसा यूज करेंगे जिसमें सेपरेशन नहीं हो। तो और दूसरा रेसिड्यू कैसा होगा, सॉलिड होगा। और जो फिल्ट्रेट होगा वो कैसा होगा, लिक्विड होगा, जो ऑलरेडी हम यहां पर देख चुके हैं। तो इस बीकर में आप देख रहे हैं यहां पर सब लिक्विड है और जो सॉलिड है वो कहां पर है, यहां पर है। तो ये जितना भी है वो सॉलिड है और जितना भी यहां पर है वो सब क्या है, लिक्विड है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां तक का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। हम लास्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं डाउनस्ट्रीम, जिसमें सेपरेशन पढ़ा। सेपरेशन में भी हमने सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ा और दूसरा क्या पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा। तो क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया। और लास्ट होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन क्या है, प्यूरिफिकेशन हमारी नेक्स्ट स्टेप है। क्या है हमारी ये नेक्स्ट स्टेप है, किसके बाद, सेपरेशन के बाद। जहां पर हमको क्या करना है, प्योर प्रोडक्ट को आइसोलेट करना है। अब हमको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो प्यूरिफिकेशन क्या होगा, इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। यहां पर क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ इंप्यूरिटीज। यहां पर हम क्या करेंगे, इंप्यूरिटीज को रिमूव करेंगे और क्या मिल जाएगा हमको, डिजायर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कुल मिला के प्यूरिफिकेशन क्या है, देखिए सेपरेशन क्या है, दो चीजों को अलग कर रहे हैं, दो चीजों को अलग कर रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड से अलग कर रहे हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। जिसका वेट और जो हल्का है उसको हम सेपरेट कर रहे हैं। तो सेंट्रीफ्यूगेशन और सेपरेशन, ये आपको याद रखना है। प्यूरिफिकेशन में हम क्या हटा रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं किसका, इंप्यूरिटीज का। जो भी वेस्ट मटेरियल है उनको हम हटा रहे हैं ताकि हमारा जो टारगेट जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन आएगा, मतलब आ सकता है, ये आपको याद रखना है। तो सेपरेशन की कौन कौन सी मेथड, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और प्यूरिफिकेशन की कौन सी मेथड, क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है, एक टेक्निक है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मिक्सचर से प्यूरिफाई कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, इसलिए क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी अलग अलग होती है। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अलावा HPLC होती है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अलावा GC होती है जिसको गैस क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। तो अलग अलग टाइप की क्रोमेटोग्राफी होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जो इम्प्यूरिटीज है उससे अलग कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को। और लास्ट में जैसे ही आपने प्यूरिफाई किया तो इसको क्या किया जाता है, क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब क्या होता है कि मार्केट में जाने से पहले, जैसे क्या लिखा हुआ है, आफ्टर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग फाइनल स्टेप इन्वॉल्व क्लिनिकल ट्रायल एंड क्वालिटी कंट्रोल। मोस्ट इंपोर्टेंट, अब क्या किया जाएगा कि जो आपका प्रोडक्ट आया है, जो आपका प्रोडक्ट आया ये क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है। जहां पर क्या किया जाता है, एक ग्लास का, अब ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या है, ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है, ये ग्लास इंस्ट्रूमेंट है, ये आपको याद रखना है, ये ग्लास का इंस्ट्रूमेंट है। जहां पर आपको लिक्विड भरा दिख रहा है, ये लिक्विड को हम कहते हैं सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट में एक देखो हैंगिंग करके रख दिया है, ये हमारा पेपर है, ये पेपर है, या इसको TLC प्लेट भी कर सकते हो, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी।
इसको ये भी कह सकते हैं या पेपर बोल सकते हैं, तो हमने पेपर बोल दिया। अब ये सॉल्वेंट क्या करेगा, सॉल्वेंट यहां से इस पेपर में मूव करेगा। तो जैसे ही मूव करेगा तो आपने जो यहां पर सैंपल अप्लाई किया है, इस सैंपल में क्या होगा, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा वो माइग्रेट करेगा। क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। तो इनकी डिस्टेंस जो होती है, जिसको रिटेंशन फैक्टर कहते हैं, आरएफ वैल्यू कहते हैं, जिसकी आरएफ वैल्यू होती है, इस आरएफ वैल्यू के बेस पर हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी। चले, तो इसमें क्या होगा कि अब मार्केट में हमको सेल करना है, मार्केट में भेजना है, तो उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या होगा, मार्केट में जाएगा। प्रोडक्ट हैज बीन फार्मुलेटेड, प्रोडक्ट हैज बीन फार्मुलेटेड विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव्स। यहां पर क्या यूज किया जाएगा, प्रिजर्वेटिव यूज किया जाएगा, जिनकी कुछ लिमिट टाइम होता है, ये उस समय तक उस प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, आप यूजेबल बनाएगा, और एक समय के बाद उसको क्या कर देगा, वो कैसी कंडीशन में हो जाएगा, अनयूजेबल कंडीशन में आ जाएगा। तो सच फॉर्मुलेशन हैज टू अंडरगो थ्रू द क्लिनिकल ट्रायल एंड केस ऑफ ड्रग। यदि कोई ड्रग का आप रिसर्च कर रहे हैं, ड्रग का प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो उसके लिए यूज किया जाएगा। और देन उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल डन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीज कर दिया जाएगा मार्केट के अंदर फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार मार्केट में उसको क्या किया जाएगा, सेंड किया जाएगा। तो क्या आपको ये बात समझ में आई, क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया? ये जो कंसेप्ट है, ये जो स्टेप्स है रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये आपको याद रखना है। जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इसी का एप्लीकेशंस पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, तो वहीं पर ये स्टेप जो है अगेन रिपीट होगी। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, और ये पूरी प्रोसेस जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। आज जो है हमने पूरे रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की कंसेप्ट को समझ लिया है। अब जो है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की प्रोसेस है, जिसको कुछ सेकंड के अंदर हम जल्दी खत्म करने वाले हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट में क्या किया है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, सेवरल स्टेप्स होती है, जिसके अंदर सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, डीएनए को आइसोलेट करेंगे। इसमें क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे, उसमें डीएनए का फ्रेगमेंटेशन करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। आपको समझ में आ गया होगा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मतलब इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से। उसके बाद डिजायर फ्रेगमेंट जो हमारा बन जाएगा, उसका क्या करेंगे, ये लाइगेशन किया हमने डीएनए फ्रेगमेंट का वेक्टर के अंदर, इससे हमने क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया। इसके अलावा इसके क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाकर आपने क्या कर दिया, उसको होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। होस्ट के अंदर ट्रांसफर करने से बाद आपने लार्ज स्केल पर उसका एक्सट्रैक्शन ले लिया डिजायर प्रोडक्ट का। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो इसके लिए क्या किया आपने, जो न्यूक्लिक एसिड आपको मिला था, जिसको आपने जेनेटिक मटेरियल कहा था, उसको ऑर्गन से लिया, सेल से लिया, जहां से भी लिया हो, और ऑर्गेनिज्म से जैसे आपने इसको आइसोलेट किया, जिसको डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं या डीएनए कहते हैं, फुल फॉर्म याद रखना है। ऑर्डर टू कट, अब हमने इसको क्या किया, कट किया विद द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया, और नीड टू बी द प्योर फॉर्म, और प्योर फॉर्म में उसको आइसोलेट कर दिया। अब हमने क्या किया, सिंस द डीएनए इज इनक्लोज विद इन द मेम्ब्रेन, ये कहाँ क्लोज होता है, मेम्ब्रेन के अंदर होता है, तो सेल वॉल भी होती है, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करके ओपन करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो डीएनए है वो क्या हो जाए, रिलीज हो जाए। लेकिन डीएनए के अलावा कई सारे विथ अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, जैसे आरएनए हो गया, प्रोटीन हो गया, ये भी प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट जिसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं ये भी है, लिपिड भी है, इनको हमको हटाना पड़ेगा, तब जाके आप अचीव कर पाएंगे, एक डिजायर प्रोडक्ट हो। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। तो यदि प्लांट की सेल है, बैक्टीरिया की सेल है, प्लांट की सेल है, एनिमल की टिश्यू सेल है, तो उसको एंजाइम सच एज लाइसोजाइम, बैक्टीरिया की सेल के लिए लाइसोजाइम, बैक्टीरिया के लिए सेलुलेस, प्लांट के लिए, और काइटिन जो होता है फंगस के लिए यूज करना है। मोस्ट टाइम पे यहां से क्वेश्चन आएगा। तो क्या आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, यू नो दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन द लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, हमको पता है। इंटरव्यू विद प्रोटीन्स, आपने हिस्टोन मॉडल भी पढ़ा है, जहां पर हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ क्या होते हैं, अदर प्रोटीन भी होते हैं, और डीएनए उसको क्या करता है, वेप करता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूवल बाय द ट्रीटमेंट विथ राइबो न्यूक्लियस, आरएनएस एंजाइम के थ्रू हेल्प करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो टारगेट डीएनए है वो क्या हो जाए, अचीव हो जाए। तो इसलिए हमने क्या किया था, वहां पर आरएनएस का यूज किया था, आरएनए खत्म हो जाए, और डीएनए एंजाइम यूज नहीं किया था, केवल हमको डीएनए ऑब्टेन करना है। सो अदर मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ पर प्रोटीएस के बारे में लिख दिया है, ये ट्रीटमेंट विद प्रोटीएस। तो ये बात अब समझ में आ गई कि प्रोटीज कैन बी, प्रोटीन का रिमूवल करना है तो प्रोटीज लगेगा, आरएनए को रिमूव करना है तो आरएनएस लगेगा, ये बात आपको याद रखना है। और प्यूरिफाइड डीएनए अल्टीमेटली प्रेसिपिटेशन आफ्टर द एडिशन ऑफ
चिल्ड इथेनॉल आफ्टर द एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल, चिल्ड इथेनॉल के द्वारा जैसे ही आपने डाला तो आपको कलेक्शन मिलेगा थ्रेड का, थ्रेड लाइक ऑपरेशन मिलेगा आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं कटिंग ऑफ डीएनए एट एंड सेपरेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने डाइजेशन करवाया, जिसको रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कहा, इसको प्यूरिफाई किया, और प्यूरिफाई करने के बाद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया, ऑप्टिमम ऑप्टिमल जो है कंडीशन में वर्क किया और उन डीएनए सेगमेंट को क्या कर दिया, कट कर दिया। इसके बाद आपने अगारोस इलेक्ट्रोफोरेसिस की चार्ज और साइज के बेस पर अलग किया, जिसमें आपने क्या किया, प्रोग्रेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये आपको याद रखना है, मॉलिक्यूल है, हैंस इट मूव टुवर्ड द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव पर आप ऐड करेंगे तो पॉजिटिव की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा, और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस इज रिपीटेड विद इन द वेक्टर डीएनए आल्सो। ये वेक्टर के साथ भी आप अलाउ कर सकते हैं। अब क्या किया, ज्वाइनिंग ऑफ द इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेस आफ्टर हैविंग कट डीएनए एज वेल एज द वेक्टर डीएनए विद द स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। आप जैसे डीएनए को और रेस्ट्रिक्शन वेक्टर जो है दोनों को क्या किया, कट किया स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और आपने क्या कर दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर दिया, ऐड कर दिया वेक्टर के साथ। ये आपको याद रखना है। और एक करने के लिए क्या यूज किया, डीएनए लाइगेस नाम के एंजाइम को यूज किया, और इसके बाद आपको क्या मिल गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया। तो ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ये हमको कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया, पीसीआर करवाया। पीसीआर का मतलब क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन करवाना, किसका, जीन ऑफ इंटरेस्ट का यूजिंग पीसीआर। तो क्या आपको यहां तक का कंसेप्ट समझ में आया। पीसीआर का फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, ये बात आपको याद रखना है। रिएक्शन मल्टीप्लाई कॉपीज ऑफ द जीन, इससे क्या मिलेगी हमको, मल्टीपल कॉपीज मिलेगी हमारे डीएनए की, हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। सिंथेसाइज इन विट्रो कैसा होता है, इन विट्रो यूजिंग प्राइमर्स, यूजिंग टू प्राइमर्स। तो ये अब क्या होता है हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई थिंक आपको यहां तक का कंसेप्ट और यहां तक की एनसीईआरटी आपको बाय डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आई होगी, और ये हमारा जो आज का कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, रीड करना है, नोट्स बनाना है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। यहां तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।